हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। बच्चों, माई सेल्फ इंजीनियर पीपी सर, योर फिजिक्स मेंटोर। पिछले लेक्चर में बच्चों अपन ने बात करी थी इसमें धारा के चुंबकीय प्रभाव, तो उसी में आज अपन बात करते हैं धारा के चुंबकीय प्रभाव में एम्पियर के नियम से आगे। तो बच्चों, अपना टॉपिक है आज का आवेशित कण की चुंबकीय क्षेत्र में गति। किस तरीके से कोई भी आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है और कैसे उस पे डिफरेंट तरीके से जब वो उसमें एंटर करता है, चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है, तो क्या उसका पथ रहता है। तो बच्चों, जब भी कोई आवेशित कण किसी नियत वेग से गति करता हुआ एक समान चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है, तो उस पर जो अनुभव किया गया बल है, उस पर जो लगने वाला बल है बच्चों, ये होता है F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। बच्चों, इसको सदिश रूप में बोला जाता है F वेक्टर इज इक्वल टू क्यू इंटू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ये लगता है यहां पर उस पर बल। तो बच्चों, इस बल के आधार पर अपन बात करेंगे कि भाई जब थीटा की अलग अलग वैल्यूज होती हैं, थीटा के अलग अलग मान होते हैं, तो अलग अलग मानों के लिए किस प्रकार से ये बल अनुभव करता है यहां पर। तो सबसे पहले अपन बच्चों बात करते हैं शून्य बल की। शून्य बल कब लगेगा, तो देखिए मैंने फॉर्मूला बताया यहां पर क्यूवीबी साइन थीटा। तो बच्चों, अगर थीटा की वैल्यू होगी 0 डिग्री, थीटा की वैल्यू हुई या तो 0 डिग्री या हुई या 180 डिग्री, तो थीटा का मान 0 डिग्री या 180 डिग्री होने पे बच्चों यहां पर साइन 0 या साइन 180 की वैल्यू बन जाती है 0। इसका मतलब इस स्थिति में बल हो जाएगा आपका 0। ठीक है, तो एक तो स्थिति हो गई ये, थीटा से आपने कर दिया। दूसरी स्थिति क्या हो सकती है कि भाई चुंबकीय क्षेत्र अनुपस्थित हो, तो बी की वैल्यू 0 होगी तो भी बल 0 होगा। कण उदासीन हो, उदासीन कणों पर भी चुंबकीय क्षेत्र में कोई भी बल नहीं लगेगा। तीसरी स्थिति हम बोल दें कि कण आपका विराम अवस्था में हो, इसका मतलब उसकी कोई गति ना हो। और चौथा मैंने बताया यहां पर कि भाई कोण का मान या तो 0 डिग्री हो या 180 डिग्री हो। तो इन चारों ही स्थितियों में कण पर लगने वाला बल होता है बच्चों 0। और जब 0 बल लगेगा, शून्य बल लगेगा, उस स्थिति में ये जो कण है ये उस चुंबकीय क्षेत्र में बिना अपने पथ से विचलित हुए गति करता है। अर्थात हम सीधा ये कह सकते हैं यहां पर कि भाई इसका पथ होता है, ये होता है सरल रेखीय। तो ये सरल रेखीय पथ में ये कण अब की बार सरल रेखीय पथ में गति करता है। ये हो गई स्थिति जब शून्य बल लग रहा है। चलिए बच्चों, यहां पर बल की दिशा कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो बल की दिशा कैलकुलेट करने के लिए बच्चों आप दो तरीके से कह सकते हो, या तो दक्षिणावर्ती पेंच नियम। दक्षिणावर्ती पेंच नियम क्या कहता है कि यदि किसी पेच को हम पेचकस की सहायता से इस प्रकार घुमाएं कि उसकी घूर्णन की दिशा हो यहां पर v क्रॉस b। देखिए अभी पीछे हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा कि भाई f वेक्टर होता है बराबर q इंटू वी वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। तो एक तो चीज जो आपको यहां पर ध्यान में रखनी है बच्चों, वो क्या है कि भाई जो बल है यहां पर चुंबकीय बल इस आवेशित कण पर, उसकी दिशा है ये v तथा b के तल के लंबवत। v तथा b के तल के लंबवत होती है बच्चों ये दिशा। तो तल के लंबवत के लिए हम यूज करते हैं यहां पर दक्षिणावर्त पेंच का नियम। तो अभी जैसा कि मैंने बताया कि भाई पेच का घूर्णन कुछ इस तरीके से हो कि ये v क्रॉस b को दर्शाए, तो उसके पेच के आगे बढ़ने की दिशा दर्शाएगी बच्चों यहां पर बल को। तो एक तो आप यहां से ये कह सकते हो, तो V से B की तरफ आपने पेच को घुमाया तो ये निकल रहा है बाहर की तरफ, तो बाहर की तरफ निकलने पर Fm बल की दिशा को रिप्रेजेंट कर रहा है। चलिए दूसरी यहां पर जो हम यूज करते हैं नियम बच्चों, वो है FLHR, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। बाएं हाथ का नियम क्या कहता है कि बच्चों जो आपका बायां हाथ है उसको इस तरीके से फैलाना है कि आपका अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा, अंगूठा तर्जनी और मध्यमा तीनों फैल जाए परस्पर लंबवत। अगर तीनों परस्पर लंबवत होती है तो तर्जनी बच्चों बताती है यहां पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, मध्यमा बताएगी आपको आवेशित कण के वेग की दिशा, तो अंगूठा दर्शाएगा आपका चुंबकीय बल। तो ये स्थिति होती है बच्चों, ये V से तो यहां पर हम ले रहे हैं मध्यमा, B ये हो रही है बच्चों यहां पर आपकी तर्जनी अंगुली, और अंगूठा दर्शा रहा है यहां पर आपके चुंबकीय बल को। ये होता है बच्चों यहां पर फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। तो यहां से आप इसकी दिशा दर्शा सकते हो। चलिए इसी तरीके से बच्चों अपन बात करते हैं और स्थितियों की। चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की वर्तीय गति कब होती है, तो बच्चों यदि कोई भी आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में नियत वेग v से लंबवत गति करे,
लंबवत गति करे, लंबवत प्रवेश करे, तो उस स्थिति में बच्चों थीटा की वैल्यू बन जाती है 90 डिग्री और F इज इक्वल टू बन जाता है आपका QVB। इस स्थिति में जब भी कोई आवेशित कण किसी नियत चुंबकीय क्षेत्र में नियत वेग से प्रवेश करे तो उसका पथ वर्ताकार होगा। कब? जब वो लंबवत प्रवेश करे, मतलब थीटा का मान बन जाए बच्चों 90 डिग्री। तो ये इस स्थिति में उस पर अधिकतम बल लगता है और उसकी गति बन जाती है बच्चों वर्तीय पथ में। अब बात ये होती है कि जब ये वर्तीय पथ में यहां पर गति करता है तो पहली चीज तो आपको ध्यान रखना है, वर्ताकार गति में आपने पढ़ा होगा आप वर्ताकार गति में क्लास 11th में। तो बच्चों वर्तीय गति में जब भी कोई पिंड गति करता है, जब भी कोई पिंड चलता है तो उसका जो वेग है वहां पर होता है स्पर्शरेखी, वेग होगा स्पर्शरेखी, जैसा कि यहाँ पर हमने दर्शा रखा है। तो अब आपसे क्या क्या चीजें पूछ सकता है यहाँ पर वर्तीय गति, जहां कहीं भी आप पढ़ोगे चाहे कोई सा भी टॉपिक हो, तो एक चीज हमेशा बच्चों आपके दिमाग में क्लिक करनी चाहिए और वो क्या है कि वर्तीय गति तभी संभव होगी जब वहां पर अभिकेंद्रीय बल होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर ये आवेशित कण जब इस वर्तीय पथ में गतिमान है तो इसको अभिकेंद्रीय बल चाहिए, और बच्चों ये अभिकेंद्रीय बल देता है यहाँ पर इसको अधिकतम चुंबकीय बल। इसका मतलब क्या कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि QVB होगा यहाँ पर आवश्यक अभिकेंद्रीय बल के बराबर mv²/r। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए यहाँ पर इस वर्तीय पथ की त्रिज्या, तो बच्चों आप इजीली यहां से निकाल सकते हो कि भाई त्रिज्या बन गई पथ की mv/qb, r इज इक्वल टू होता है mv/qb। ये कॉन्सेप्ट हो गया यहाँ पर। इसी तरीके से देखिए और भी चीजें अपन देखते हैं यहाँ पर इस वर्तीय पथ में इसकी गति से संबंधित। बच्चों यदि p इसका संवेग हो और k हो इसकी गतिज ऊर्जा, तो देखिए संवेग और गतिज ऊर्जा में क्या संबंध होता है। तो पहली चीज तो ये संबंध होता है बच्चों P इज इक्वल टू √2mk, P इज इक्वल टू √2mk। अगर मैं यहां पर बात करता हूं कि हमने इस आवेशित कण को v वोल्ट से त्वरित किया है, तो बच्चों यहां पर गतिज ऊर्जा बन जाएगी स्थितिज ऊर्जा QV के बराबर। तो यही संबंध अब आपका बन जाता है P इज इक्वल टू √2mqv। यहां से भी आप कह सकते हो बच्चों ये वाला v है, ये दर्शा रहा है आपके विभवांतर को, और यहां पर ये जो v लिया है ये दर्शा रहा है इसके वेग को, इसको हमने छोटा v ले लिया। तो ये संबंध आप बता सकते हो। तो अब देखिए r इज इक्वल टू mv/qb हमने बोला है त्रिज्या का संबंध। mv क्या होता है बच्चों? संवेग। तो संवेग की जगह आप और क्या बोल सकते हो? देखिए p/qb बोल दिया, या आप इसको कह सकते हो √2mqv अपॉन qb। ये भी आप इसको बोल सकते हो रिलेशन को, नीचे q है ऊपर √q है, तो भी आप इसको यहां पर चेंज कर सकते हो। बच्चों इस स्थिति में ये संबंध बन जाएगा आपका √2mv अपॉन q, और ये 1/b आ जाएगा आपका एज इट इज बाहर। यहां से आप ये रिलेशन भी इसका कह सकते हो। इसी तरीके से देखिए तो यहां पर त्रिज्या किन किन चीजों पर निर्भर कर रही है बच्चों? त्रिज्या यहां पर निर्भर कर रही है एक तो आवेशित कण के वेग पे, उसके संवेग के समानुपाती, और गतिज ऊर्जा के रूट के समानुपाती। गतिज ऊर्जा के रूट के समानुपाती यहां पर हो रही है, अर्थात चाल या गतिज ऊर्जा बढ़ने पर कक्षा की त्रिज्या बढ़ जाएगी। ये आप संबंध कह सकते हो। तो देखिए ये एक समझाने के लिए मैंने 3 यहां पर फिगर्स लिए हैं। ये यहां पर देखिए त्रिज्या का मान कम है इसलिए यहां पर c का मान अधिक है, वक्रता c मतलब वक्रता। यहां पर देखिए थोड़ी वक्रता कम है, इसका मतलब त्रिज्या ज्यादा है, और जैसे ही हमने इसकी वक्रता को शून्य कर दिया तो त्रिज्या बन जाती है बच्चों अनंत। तो ध्यान रखिए त्रिज्या जो है वो वक्रता के व्युत्क्रमानुपाती होती है, या उल्टा कह सकते हो वक्रता जो है वो त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती होती है। नेक्स्ट अब पथ की दिशा। तो बच्चों दिशा के लिए देखिए कुछ अलग अलग स्थितियों की हमने बात करी है। अगर आवेश है आपका ऋणात्मक, तो बच्चों ऋणात्मक आवेश के लिए देखिए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस तरीके से होगी। तो बच्चों ऋणात्मक आवेश के लिए कण की वर्तीय पथ में जो गति है वो होगी एंटी क्लॉकवाइज, वामावर्त दिशा में ही गति करेगा, और यहां पर चुंबकीय क्षेत्र होगा बाहर की ओर। अगर यहां पर ऋणात्मक आवेश है और चुंबकीय क्षेत्र हो लंबवत अंदर की ओर, तो बच्चों यहां पर यह होगा अंदर की ओर और दिशा होगी इसकी दक्षिणावर्त। अगर ऋणात्मक आवेश है वर्तीय पथ में गति करता है ये, और चुंबकीय क्षेत्र होता है लंबवत अंदर की ओर, तो उसका पथ होगा कैसा? दक्षिणावर्त। इसी तरीके से धनात्मक हो और ये चुंबकीय क्षेत्र अगर लंबवत हो तो बच्चों ये होगा वामावर्त, वापस से एंटी क्लॉकवाइज। तो ये कुछ स्थितियां होती हैं जो आप इजीली देख सकते हो इससे।
चलिए बच्चों नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पर। तो ये चारों स्थितियां अपन ने देख ली, जब आवेश ऋणात्मक हो, धनात्मक हो और चुंबकीय क्षेत्र लंबवत अंदर की ओर या बाहर की ओर हो। इसी तरीके से बच्चों अपन नेक्स्ट बात करते हैं कि परिक्रमण काल क्या हो गया। ये जो आवेशित कण इस वृत्तीय पथ में गति कर रहा था, तो परिक्रमण काल या आपसे आवर्त काल पूछा जा सकता है। तो बच्चों इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है t इज इक्वल टू 2m पाई या 2πm अपॉन क्यूबी। ये हो गया इसका आवर्त काल। ठीक है, यहां से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। कोणीय वेग आपसे पूछ लिया जाए तो ओमेगा इज इक्वल टू वी अपॉन आर, यहां से आप निकाल सकते हो। तो ये सारी चीजें आप इजीली यहां से कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट अपन देखते हैं कण की हेलिकल पथ पर गति। कब ये यहां पर सर्पिलाकार पथ में या कुंडली नुमा पथ में गति करेगा, तो बच्चों इसके लिए कंडीशन होती है कि भाई थीटा का मान होना चाहिए 0 से 90 के बीच में। अगर कोई भी आवेशित कण किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में 0 से 90 डिग्री के बीच किसी कोण से प्रवेश करता है, तो बच्चों उसका पथ बन जाएगा वहां पर कुंडली नुमा, जिसको हम बोलते हैं हेलिकल। कुछ इस तरीके से उसका पथ बन जाएगा। गति हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट करी है कुछ इस तरीके से, ये इस पथ में गति करेगा। देखिए क्या चीज बोली हमने, इसका ये यहाँ पर कुंडली नुमा पथ कुछ इस तरीके से हमने बात करी। ये अगर मैं बोलता हूं कि भाई इस तरीके से ये किसी v वेग से इसमें प्रवेश करता है, तो देखिए बच्चों यहाँ पर ये थीटा कोण से प्रवेश कर रहा है, तो एक तो घटक हो गया इसका v cos थीटा और एक ऊर्ध्व घटक होता है यहाँ पर इसका v sin थीटा। अब जो मुद्दे की चीज है बच्चों यहाँ पर वो ये है कि लंबवत वेग का घटक तो है यहाँ पर v sin थीटा। इसका मतलब ये v sin थीटा तो इसको प्रदान करेगा क्या, वर्तीय पथ। हेलिकल का मतलब क्या हो गया, वर्ताकार भी चल रहा है और क्षैतिज भी चल रहा है, तो वर्तीय पथ तो प्रदान करता है बच्चों इसको v sin थीटा। और जो v cos थीटा घटक यहाँ पर वेग का मिला, ये इसको क्षैतिज पथ में गति कराएगा, क्षैतिज पथ में गति कराएगा, जिसको आप कह सकते हो सिंपल सी लैंग्वेज में कि भाई रेखीय पथ में चला रहा है इसको कौन, v cos थीटा घटक। तो इस तरीके से दो वेग के घटक होने के कारण से ये ऊर्ध्वाधर में मतलब वर्तीय पथ में भी चलेगा और क्षैतिज में मतलब रेखीय पथ में भी चलेगा। ये यहाँ पर इस आवेशित कण की गति हुई। अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई अब पथ की त्रिज्या कैसे निकालेंगे। तो कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है बच्चों। अब की बार पथ की त्रिज्या क्या हो जाएगी, कॉन्सेप्ट क्या था एम वी अपॉन क्यू बी, लेकिन v कौन सा होगा अब की बार, v sin थीटा। तो हमने बोल दिया r इज इक्वल टू हो गया एम वी साइन थीटा अपॉन क्यू बी। तो इस तरीके से हमने बात करी बच्चों यहाँ पर हेलिकल पथ में इसकी गति। अगर हम इसके परिक्रमण काल या आवर्ती की बात करें बच्चों, परिक्रमण काल या आवर्ती वेग पर निर्भर नहीं करती है, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट t इज इक्वल टू हमेशा 2πm अपॉन क्यूबी ही रहेगा, या आवर्ती की बात करें तो क्यूबी अपॉन 2πm ही रहेगी। तो वेग पर निर्भरता यहां पर नहीं होगी, चाहे आवर्तकाल हो चाहे आवर्ती हो। अतः परिणामी पथ हेलिकल होगा, तो ये अपन ने बात करी ली यहां पर। अच्छा, अब यहां पर अगला यहाँ पर जो पैटर्न ऑफ क्वेश्चन है बच्चों, वो पूछा जा सकता है आपसे कि भाई अगर ये क्षैतिज पथ में गति कर रहा है, रेखीय पथ में ये गति कर रहा है, तो एक चक्कर पूरा करने में जो समय इसको लगता है उसको अगर हम बच्चों यहां पर आवर्तकाल बोल दें, तो उस दूरी को हम बोलते हैं पिच। दूरी को बोला जाता है पिच, या इसको हम कह सकते हैं बच्चों यहां पर कि भाई P इज इक्वल टू हो गया क्षैतिज में तय की गई दूरी, इसको आप बोल सकते हो x भी बोल सकते हो आप इसको, ये हो गया v cos थीटा इंटू कैपिटल T। तो पिच को बच्चों आप क्या कह सकते हो, इसको एक और नाम से बोलते हैं चूड़ी अंतराल, चूड़ी अंतराल बोलते हैं बच्चों इसको। तो चूड़ी अंतराल क्या हो गया, जब आवेशित कण न्यून कोण से यहां पर चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है, तो एक परिक्रमण काल में उसके द्वारा तय की गई क्षैतिज दूरी, एक परिक्रमण काल में उसके द्वारा तय की गई क्षैतिज दूरी। तो एक परिक्रमण काल मतलब कैपिटल टी, और किस वेग से चल रहा है, तो वेग गुणा समय बच्चों होता है दूरी के बराबर। तो हमने वही कॉन्सेप्ट यूज किया है, क्षैतिज दिशा में वेग हो गया v cos थीटा, और एक चक्कर पूरा करने में लिया गया समय परिक्रमण काल हो गया कैपिटल टी। तो यहां से आपको मिल जाती है पिच या चूड़ी अंतराल। तो देखिए बच्चों, एक चक्कर मतलब 2π, और ये 2π मतलब कोणीय विस्थापन हो गया ये तो, और t हो गया यहाँ पर इसका आवर्तकाल। तो एक पिच बराबर हो गया 1 इंटू टी, ये आप कह सकते हो। यहाँ पर पिचों की संख्या कैसे निकालेंगे, तो पिचों की संख्या हो गई बच्चों चक्करों की संख्या, या पुनरावृत्तियों की संख्या, या हेलिकल फेरों की संख्या। कितने फेरे हैं ये अपन ने बात करी, एक फेरे में लिया गया यहाँ पर समय कैपिटल टी, और दूरी को बोल दिया हमने पिच। तो फेरों की संख्या कैसे निकलेगी, पिच की संख्या और फेरों की संख्या यहां पर होगी बराबर। इसी तरीके से यदि पिच का मान p है, तब l लंबाई में प्राप्त पिचों की संख्या,
तो बच्चों एल लंबाई में कितने पिच मिलेंगे आपको, एन इज इक्वल टू एल अपॉन पी। एल अपॉन पी बराबर होगा यहां पर कुल पिचों की संख्या, और समय कितना लगेगा, तो बच्चों समय हो गया यहां पर दूरी बटा वेग, तो एल अपॉन वी कोस थीटा, ये हो गया बच्चों यहां पर। चलिए इसी तरीके से अपन बात करते हैं कुछ विशिष्ट परिणामों की। तो बच्चों यहां पर आपको ये रटने नहीं है, आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। अगर हम बोलें कि नियत राशि है यहां पर v, तो r इज इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू बी। वी आपका कांस्टेंट है, चुंबकीय क्षेत्र आपका कांस्टेंट नियत होता ही है, तो r की वैल्यू समानुपाती हो गई यहां पर m अपॉन क्यू। अब इस आधार पर हमने ये यहाँ पर प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल की बात करी है, या बता सकते हो इनकी त्रिज्याओं का अनुपात, इनकी वक्रताओं का अनुपात आप बता सकते हो यहाँ पर। इसी तरीके से अगर P संवेग समान हो तो भी आप बता सकते हो, गतिज ऊर्जा समान हो या आरोपित विभवांतर समान हो। फॉर्मूला अगर आपको पता है तो बच्चों आप इजीली इस पैटर्न के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो। सो आपको इनको रटने की जरूरत नहीं है, आप इजीली कॉन्सेप्ट ध्यान रखो बच्चों इसका। आवेशित कण की दो समांतर प्लेटों के मध्य चुंबकीय क्षेत्र में गति। तो दो समांतर प्लेटें हैं, जैसा कि बच्चों ये देख रहे हो आप, एक प्लेट ये है और दूसरी प्लेट ये यहाँ पर नीचे है। अब यहां पर हम देखते हैं कि भाई किस तरीके से ये विक्षेपित होगा। तो एक चीज तो यहां पर क्लियर ये है कि भाई जो वेग है वो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है, इसका वेग है वो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है। तो देखिए बच्चों क्या क्या कंक्लूजन हम दे सकते हैं। सामने वाली प्लेट से टकराने के लिए ये यहां से नीचे वाली प्लेट से कण चला और ये सामने वाली प्लेट से टकराएगा, तो बच्चों टकराने के लिए शर्त क्या है कि जो d है वो होना चाहिए r से कम, d होना चाहिए यहां पर r से कम, सामने वाली प्लेट से न टकराए। इसके लिए क्या होगा यहां पर कि बच्चों जो d है वो होनी चाहिए r से ज्यादा, ये हमने बात कर ली। सामने वाली प्लेट को स्पर्श करने के लिए आवश्यक, तो d इज इक्वल टू r हो गया। तो d तो है बच्चों यहां पर दोनों प्लेटों के बीच की दूरी, और r है ये जिस तरीके से यहां पर इस चुंबकीय क्षेत्र में वर्तीय पथ में गति करेगा, तो वर्ताकार पथ की त्रिज्या। तो बच्चों अगर ये यहां से जिस वर्तीय पथ को तय करेगा उसकी त्रिज्या अगर इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी से कम है, त्रिज्या यदि दोनों प्लेटों के बीच की दूरी से कम है, तब तो ये क्या कर जाएगा, उससे टकराएगा नहीं। और अगर त्रिज्या का मान ज्यादा है, त्रिज्या का मान ज्यादा है किससे, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी, तो बच्चों ये उससे टकराएगा। और अगर d और r दोनों बराबर हैं तब ये उसको सिर्फ टच करके आ जाएगा, मतलब उसको स्पर्श करेगा। इस स्थिति में यदि सामने वाली प्लेट से ठीक न टकराने के लिए, मतलब न टकराए, सिर्फ स्पर्श करके आ जाए, टक्कर ना हो वहां पर, तो d ग्रेटर देन इक्वल टू r, ये कंडीशन आप बोल दोगे। सामने वाली प्लेट से ठीक टकराने के लिए, तो टकराए भी, तो टकराने के लिए तो कंडीशन क्या बोल दी हमने, त्रिज्या ज्यादा होनी चाहिए, मतलब d लेस देन r, और ठीक टकराए मतलब d लेस देन इक्वल टू r, ये कंडीशन बन जाएगी। तो ले दे के बच्चों आपको तीन कंडीशन ध्यान रखनी है, बाकी की दो कंडीशन ऑटोमेटिकली यहां पे आपको निकल के मिल जाएंगी। पहली क्या, अगर सिर्फ स्पर्श करे, सिर्फ उसको टच करे ये सामने वाली प्लेट को, इसका मतलब तो हो गई भाई पथ की त्रिज्या जो है वो दोनों प्लेटों के बीच की दूरी के समान होनी चाहिए। और अगर हम बात करें कि भाई उससे टकराए, तो अगर उससे टकराएगा उस स्थिति में इसके वर्तीय पथ की त्रिज्या क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, तो r होना चाहिए ग्रेटर देन d, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी से। और ना टकराए इसका मतलब छोटे वर्तीय पथ में गति करेगा, तो त्रिज्या का मान क्या हो जाएगा यहां से, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी से कम। तो ये तीन स्थितियां आपको ध्यान रखनी है, बाकी की दो स्थितियां अपने आप यहां से निकल के आ जाती हैं सामने। चलिए बच्चों नेक्स्ट बात करते हैं लोरेंट्ज बल क्या होता है। तो लोरेंट्ज बल क्या होता है कि बच्चों जब भी कोई आवेशित कण एक ऐसे क्षेत्र में प्रवेश करे जिसमें विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों विद्यमान हो, तो बच्चों उस पे विद्युत बल भी कार्य करेगा और चुंबकीय बल भी कार्य करेगा। तो विद्युत बल तो होता है क्यू ई वेक्टर, और चुंबकीय बल अभी अपन ने पढ़ाई क्यू इंटू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो लोरेंट्ज बल होता है यहाँ पर दोनों का सदिश योग, मतलब एफ ई वेक्टर प्लस एफ एम वेक्टर, या इसको आप कह सकते हो कि किसी भी आवेशित कण पर लगने वाला परिणामी बल होता है बच्चों, वो होता है लोरेंट्ज बल, विद्युत बल प्लस चुंबकीय बल का सदिश योग, ये स्थिति आप कह सकते हो यहां पर। अब देखिए यदि V E एवं B तीनों समरेखिक हो, मतलब तीनों एक ही दिशा में हो, तो बच्चों इस स्थिति में यदि कोई कण चुंबकीय क्षेत्र के समांतर या प्रति समांतर गति करे तो इस पर कार्यरत बल हमेशा ही शून्य होगा। तो अभी अपन ने पीछे देखा क्योंकि जैसे ही V क्रॉस B, थीटा की वैल्यू या तो 0 रख दो या 180 रख दो, तो V क्रॉस B की वैल्यू हो जाएगी बच्चों 0। इसका मतलब उस पर
चुंबकीय बल का मान 0 हो जाएगा और सिर्फ वहां पर जो कार्यरत बल होगा वो होगा बच्चों विद्युत बल। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि उसमें जो त्वरण उत्पन्न होगा, उस आवेशित कण में जो त्वरण होगा, वो जो त्वरित होगा वो होगा सिर्फ और सिर्फ विद्युत बल की वजह से। तो हम कह सकते हैं यहां पर एम ए इज इक्वल टू एफ, और एफ इज इक्वल टू बच्चों यहां पर हो गया क्यू ई। तो ए इज इक्वल टू क्यू ई अपॉन एम। ये कंडीशन बच्चों कब बोली हमने, कि जब यहां पर आवेशित कण कुछ इस तरीके से गति करे कि ये चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र के समांतर या प्रति समांतर हो, मतलब समरेखिक हो तीनों। तो इस स्थिति में देखिए कण क्षेत्र से सरल रेखीय पथ के अनुदिश बदली हुई चाल से गुजर जाएगा। बदली हुई चाल से क्यों? क्योंकि त्वरित होगा। अतः इस स्थिति में चाल, वेग, संवेग, गतिज ऊर्जा सब बदल जाएंगे, लेकिन गति की दिशा नहीं बदलेगी। बस सिंपल कॉन्सेप्ट बच्चों ये होते हैं कॉन्सेप्ट जो यहाँ के इसके थ्योरी से निकल के आते हैं। क्या कॉन्सेप्ट बोला कि भाई यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ विद्युत क्षेत्र कार्य करेगा, जिसकी वजह से बल लगेगा विद्युत बल, और त्वरित होगा। त्वरित होगा किसके कारण से? विद्युत क्षेत्र के कारण से। ये हो गया क्यू ई अपॉन एम। अब त्वरित हो गया तो सीधी सी बात ही हो गई कि वेग में परिवर्तन हो गया, वेग बदलेगा इसका। वेग बदलेगा, दिशा नहीं बदलेगी। तो वेग बदलेगा तो बच्चों संवेग बदल गया, संवेग बदल गया तो गतिज ऊर्जा बदल जाएगी, लेकिन गति की दिशा नहीं बदलेगी, मतलब सरल रेखीय पथ में गति करता रहेगा यहां पर। चलिए अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। यदि ई और बी एक दूसरे के समांतर हो एवं दोनों क्षेत्र वी के लंबवत हो, तब एफ की दिशा एफ एम की दिशा के लंबवत होगी। क्या चीज बोली हमने कि भाई ये आवेशित कण वी वेग से कुछ इस तरीके से गति कर रहा है कि विद्युत क्षेत्र के भी लंबवत हो और चुंबकीय क्षेत्र के भी लंबवत हो। तो एक चीज यहां से जो कंक्लूजन के रूप में निकल के आती है, निष्कर्ष के रूप में निकल के आती है बच्चों, वो क्या है कि भाई इसका पथ तो हमेशा ही वक्रीय होगा, पथ तो हमेशा ही वक्रीय होगा, और इस आवेशित कण पर लगने वाले जो विद्युत बल और चुंबकीय बल हैं ये परस्पर लंबवत होंगे। कैसे? तो बच्चों यहां पर देखिए विद्युत क्षेत्र ये है, आवेशित कण ये है, तो आवेशित कण पर जो बल है, बल तो हमेशा ही, विद्युत बल तो हमेशा ही लगता है यहां पर विद्युत क्षेत्र की दिशा में। तो देखिए इस पे तो बल लग गया, ये ऊपर की तरफ इस दिशा में लग गया, और दूसरे वाले पे अब इस क्यू आवेश पे हम बल की दिशा निकालें तो देखिए बच्चों ये V हो गया इस तरफ, B हो गया इस तरफ, V वेक्टर B वेक्टर। फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम यूज कर लो। फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम क्या कहता है कि भाई यहां पर तर्जनी को ले लो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, ठीक है, तर्जनी ले ली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, और ये आपकी मध्यमा हो गई वेग की दिशा में, तो अंगूठा हो जाएगा बल की दिशा में। तो देखिए अंगूठा किस तरफ आ रहा है? लंबवत बाहर की ओर, मतलब प्लस जेड। ये दिशा हो गई यहां पर एफ एम की, ठीक है। तो जेड दिशा में तो है चुंबकीय बल और वाई दिशा में है बच्चों यहां पर विद्युत बल, तो दोनों परस्पर एक दूसरे के लंबवत हो गए। ये चीज ध्यान रखनी है, इसलिए यहां पर इसका पथ कैसा बन गया? वक्रीय पथ बन गया इसका। नेक्स्ट केस देखते हैं। वी ई एवं बी तीनों परस्पर लंबवत हो। अब की बार बोल दिया कि भाई इसकी गति भी लंबवत है किससे? वेग, सॉरी, इसकी गति लंबवत है किससे? इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों से ही। तो तीनों परस्पर लंबवत चल रहे हैं यहां पर। इस स्थिति में बच्चों क्या होगा? यहां पर परिणामी बल होगा, यहां पर जो लोरेंट्ज बल है वो बन जाएगा 0। स्थिति देखिए यहां पर, मान लिया कि भाई ये आवेशित कण है, ये तो गति कर रहा है x दिशा में, विद्युत क्षेत्र को बोल दिया हमने y दिशा में, और चुंबकीय क्षेत्र को बोल दिया हमने z दिशा में। चलिए वापस से अलग अलग बात करते हैं यहां पर। पहली चीज, ये जो ऊपर मैंने अभी कॉन्सेप्ट समझाया था, यहां पर भी सेम कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल होगा कि भाई विद्युत बल की दिशा, विद्युत बल तो लगेगा हमेशा ही विद्युत क्षेत्र की दिशा में, ये चीज हमेशा गांठ बांध के रखिए। तो यहां पर एफ ई तो हो गया बच्चों वाई दिशा में। वापस से अगर हम इसके वेग की दिशा बोलते हैं एक्स एक्सिस और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बोलते हैं बच्चों जेड, तो देखिए एफ एम की दिशा क्या होगी? एफ एम वेक्टर इज इक्वल टू क्यू इंटू वी वेक्टर। वी वेक्टर किस दिशा में है? एक्स दिशा में, तो इसको मैंने बोल दिया आई कैप। और चुंबकीय क्षेत्र है बच्चों जेड दिशा में, तो इसको बोल दिया मैंने के कैप। और चलो इनका परिमाण मैंने बाहर लिख दिया v इंटू बी। तो आई क्रॉस के, आई क्रॉस के होता है बच्चों माइनस जे, आई क्रॉस के होता है माइनस जे। तो एफ एम वेक्टर हो गया यहां पर क्यू वी बी इंटू माइनस जे कैप, क्यू वी बी इंटू माइनस जे कैप। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट यहां पे निकल के आया। इसका मतलब क्या चीज समझ में आई कि भाई अगर विद्युत बल लग रहा है प्लस वाई में, तो चुंबकीय बल लगेगा माइनस वाई में। इसका मतलब दोनों बल एक दूसरे के साथ परिमाण में समान और दिशाओं में विपरीत हैं, तो परिणामी बल हो गया बच्चों 0। ये बोल दिया हमने, परिणामी बल हो गया यहां पर 0। इसका मतलब अब की बार कोई भी यहां पर त्वरण नहीं होगा, ए हो गया यहां पर 0।
तो ये बच्चों होती है स्थिति ये वाली। तो इस सिचुएशन में बच्चों हम बात करते हैं कि वेग क्या हो गया, QE इज इक्वल टू, जब हमने QVB बोल दिया तो बच्चों V हो गया यहां पर E/B, V इज इक्वल टू हो गया E/B, और ये इसको बोलते हैं हम वेलोसिटी सेलेक्टर, वेग वर्णकर्ता, इसको बोलते हैं बच्चों हम वेग वर्णकर्ता। जब इस आवेशित कण पर परिणामी लोरेंट्ज बल का मान हो गया 0, इसका मतलब हो गया कि विद्युत बल और चुंबकीय बल परिमाण में समान और दिशा में परस्पर विपरीत हैं। तो बच्चों यहां पर ये वेग v इज इक्वल टू E/B मिलता है, और इस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है आवेशों के पुंज को एक निश्चित वेग देने में, या किसी गतिमान आवेशों के पुंज में से किसी एक निश्चित वेग के आवेशित कण को बाहर निकालने में, सेलेक्ट करने में, छटनी करने में हम इसका उपयोग करते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट, अब तक हमने जो ये ऊपर वाली सारी कंडीशंस पढ़ी हैं बच्चों, उसका निष्कर्ष क्या निकलता है? उसका निष्कर्ष निकलता है कि यदि E 0 हो और B 0 हो तो F 0 होगा। सीधी सी चीज ये है, मतलब कुल लोरेंट्ज बल का मान 0 होगा यदि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों ही 0 हो। अब बोल दिया जाए कि विद्युत क्षेत्र तो 0 हो लेकिन चुंबकीय क्षेत्र 0 ना हो, इसका मतलब विद्युत क्षेत्र 0 है तो आवेशित कण पर विद्युत बल का मान 0 होगा बच्चों, लेकिन लोरेंट्ज बल बराबर हो जाएगा चुंबकीय बल के। ठीक है, तो यहां पर हम क्या कह सकते हैं कि F 0 हो सकता है। अब लोरेंट्ज बल के बराबर तो हो गया, F को हमने FM तो बोल दिया, लेकिन FM क्या होता है? QVB sin थीटा। तो यहां पर फिर से हमने एक कंडीशन पढ़ी कि भाई यदि थीटा का मान 0 या 180 हो तो F फिर से 0 हो सकता है यहां पर, तो ये कंडीशन हो गई। थर्ड हमने बोल दिया कि भाई E तो S0 हो, E S0 हो और B भी S0 हो, तो E और B बच्चों अगर दोनों ही S0 होंगे तो भी यहां पर बल का मान 0 हो सकता है। और वो चीज अभी अपन ने पीछे देखी, कौन सी चीज? जब FE और FM हो परिमाण में समान और दिशाओं में विपरीत। तो देखिए परिमाण में समान हो और इनकी दिशाएं यदि विपरीत हो तो भी बल 0 हो सकता है। चौथी चीज देखिए, यदि E तो S0 हो और B 0 हो, इस वाली स्थिति में कभी भी बल 0 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उस पर विद्युत बल तो लगेगा ही लगेगा, विद्युत बल तो लगेगा ही लगेगा वहां पर, तो F नॉन जीरो होगा बच्चों यहां पर। तो ये बच्चों आवेशित कण की हमने विभिन्न स्थितियां पढ़ी कि भाई किस तरीके से उसके पथ होते हैं और किस तरीके से वो बल का अनुभव करता है। अब बच्चों इसी पर आधारित हम बात करते हैं साइक्लोट्रॉन की। तो साइक्लोट्रॉन बच्चों एक ऐसी युक्ति होती है, एक ऐसा उपकरण होता है जो धनावेशित कणों को, या आप कह सकते हो कि भारी आवेशित कणों को त्वरित करने के काम में आता है। तो भारी आवेशित कण मैं जब भी बोलूंगा इसका मतलब ये हो गया कि वो धनावेशित होगा, क्योंकि ऋणावेशित कणों का तो द्रव्यमान हमेशा ही कम होगा धनावेशित कणों की तुलना में। जैसे अल्फा कण बोल दिया, ड्यूट्रॉन बोल दिया, प्रोटॉन बोल दिया, ये सारे होते हैं धनावेशित कण। इनको हम साइक्लोट्रॉन युक्ति की सहायता से त्वरित कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट बड़ा इसका सिंपल होता है। क्या इसका सिद्धांत होता है? इसका सिद्धांत होता है बच्चों की विद्युत क्षेत्र तो इस आवेशित कण को क्या करता है? देखिए विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का सम्मिलित प्रभाव यहां पर होता है। जो विद्युत क्षेत्र है, ये विद्युत क्षेत्र तो बच्चों करता है इसको त्वरित, किसको? आवेशित कण को। और जो चुंबकीय क्षेत्र है बच्चों, ये प्रदान करता है इसको वर्तीय पथ। तो इसी सिद्धांत पे साइक्लोट्रॉन कार्य करता है कि यहां पर विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र आरोपित किए जाते हैं। जो विद्युत क्षेत्र तो इस आवेशित कण को त्वरित करने का कार्य करता है और चुंबकीय क्षेत्र बच्चों इसको वर्तीय पथ प्रदान करता है। तो इस तरीके से हम यहां पर बात करते हैं साइक्लोट्रॉन की। चलिए एक बार इसके डायग्राम से मैं समझाने की कोशिश करता हूं बच्चों। ये डायग्राम में आप देख रहे हो, यहां पर N और S ये तो चुंबकीय ध्रुव है, यहां पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए, और इनके बीच में बच्चों ये दो होती हैं धात्विक डीज, धातु की बनी हुई डीज होती है। डीज इनको इसलिए बोलते हैं, आप देख रहे होंगे ये अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर कैपिटल डी की तरह का इनका आकार होता है, इसलिए इनको बोला जाता है डीज। तो ये दो डीज होती हैं और इन दोनों डीज के मध्य में रखा जाता है बच्चों उस आवेशित कण का स्रोत जिसको हमें यहां पर त्वरित करना है। ठीक है, और इन डीज का जो संबंध है बच्चों, ये कर दिया जाता है एक उच्च प्रत्यावर्ती एसी स्रोत से, उच्च प्रत्यावर्ती स्रोत से, या इसको यूं कह सकते हैं उच्च आवृत्ति के एसी स्रोत से इसका संपर्क कर दिया जाता है। अभी हमने देखा दोनों तरफ चुंबकीय क्षेत्र लगा दिए जाते हैं, यहाँ पर चुंबकीय ध्रुव चुंबकीय क्षेत्र के लिए, और यहां पर रखा जाता है वो आवेशित कण का स्रोत जिसको हमें यहां पर त्वरित करना है। ये इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, ये अपन ने बात करी अभी इसकी।
अब ये इसकी सिंपल प्रोसेसिंग जो मैंने बताई, जिस भी आवेशित कण को त्वरित करना होता है मध्य भाग में रख दिया जाता है। जैसे ही यहाँ पर उच्च आवृत्ति का हम विद्युत क्षेत्र आरोपित करते हैं तो बच्चों ये इसको त्वरित करता है और चुंबकीय क्षेत्र इसको वर्तीय पथ में गति कराता है, जिससे इसका जो पथ है ये कुछ इस तरीके से बढ़ती हुई त्रिज्याओं के वर्तीय पथों के रूप में चलता रहता है। और जैसे ही इस पथ का जो इस पथ की त्रिज्या है वो डीज की त्रिज्या के बराबर होती है, तो बच्चों उस डीज में जो विंडो बनी होती है, जो खिड़की बनी होती है, उसकी सहायता से इस त्वरित आवेश को बाहर निकाल लिया जाता है। ये इसकी पूरी प्रोसेसिंग होती है, पूरी इसकी कार्यविधि होती है बच्चों। अब बात करते हैं कि भाई वर्तीय पथ में गति करेगा तो इसकी आवर्ती होगी, आवर्तकाल होगा, ऊर्जा होगी। तो बच्चों डी में जब ये आधा चक्कर पूरा करता है तो आधा चक्कर पूरा करने में इसको समय लगता है पाई एम अपॉन क्यूबी। संपूर्ण चक्कर जब लगाएगा तो वो आवर्तकाल के बराबर ही होता है जो हमने पहले पढ़ा है, T इज इक्वल टू 2 पाई एम अपॉन क्यूबी। ये यहां पर हमने बात कर ली। आवर्ती की बात करें तो बच्चों ये हो गया क्यूबी अपॉन 2 पाई एम। इसी तरीके से धनायन की अधिकतम ऊर्जा, तो बच्चों अधिकतम ऊर्जा होती है हाफ एम वी स्क्वायर, ई मैक्सिमम इज इक्वल टू होता है हाफ एम वी मैक्सिमम स्क्वायर। तो अधिकतम गतिज ऊर्जा कब मिलेगी? जब इसका वेग अधिकतम होगा। और बच्चों वेग अधिकतम होगा यहाँ पर v इज इक्वल टू आप कह सकते हो v मैक्सिमम इज इक्वल टू क्यू बी आर अपॉन एम, क्यू बी आर अपॉन एम। ये फॉर्मूले रटने की जरूरत नहीं बच्चों, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर ध्यान रखना है, और वो क्या है, मैंने शुरू में ही यहाँ पर एक चीज समझाई थी कि भाई आवश्यक अभिकेंद्रीय बल इसको देगा कौन? क्यू वी बी। अगर ये फॉर्मूला आपको ध्यान है तो आप यहां से वेग निकाल सकते हो, पथ की त्रिज्या निकाल सकते हो, आवर्ती, आवर्तकाल, कोणीय वेग, सारे कॉन्सेप्ट आपके इस एक फॉर्मूले से निकल जाएंगे। तो ये बच्चों यहां से अपन ने निकाली अधिकतम ऊर्जा। अब देखिए साइक्लोट्रॉन आवर्ती को चुंबकीय अनुनाद आवर्ती भी कहते हैं। साइक्लोट्रॉन की जो आवर्ती है इसको चुंबकीय अनुनाद आवर्ती भी कहते हैं। साइक्लोट्रॉन इलेक्ट्रॉनों को त्वरित नहीं कर सकता, तो अभी जैसा कि मैंने बताया क्योंकि इलेक्ट्रॉन होता है ऋणावेशित और इनका द्रव्यमान होता है बहुत कम, तो द्रव्यमान बहुत कम होने के कारण से यहाँ पर बच्चों आपेक्षिकता का सिद्धांत भी कार्य करता है, जिसकी हम बात करते हैं। m इज इक्वल टू एम नोट अपॉन रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये आपेक्षिकता का सिद्धांत काम करता है, इसलिए हम यहाँ पर कम द्रव्यमान के आवेशित कणों को साइक्लोट्रॉन की सहायता से त्वरित नहीं कर सकते, या ऋणावेशित कणों को हम इलेक्ट्रॉन की सहायता से त्वरित नहीं कर सकते। देखिए बच्चों हॉल प्रभाव क्या होता है? किसी धारावाही चालक में धारा की दिशा के लंबवत यदि हम चुंबकीय क्षेत्र आरोपित करें तो चालक में अनुप्रस्थ विद्युत वाहक बल के उत्पन्न होने की घटना होती है वहां पर। इसका मतलब अनुप्रस्थ का मतलब क्या हो गया? उसके अनुदिश। तो जैसे ये कोई चालक है इस तरीके से, ये हमने इसके अनुप्रस्थ की बात कर ली, तो इस अनुप्रस्थ के अनुदिश इसमें विभवांतर उत्पन्न होने की जो घटना है, कब? जब आवेशित कण, जब धारा प्रवाहित हो इसमें चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, तो उसको हम बोलते हैं बच्चों हॉल प्रभाव। हॉल प्रभाव के द्वारा हम चालक की प्रकृति है उसमें आवेश वाहकों की संख्या का पता लगाते हैं। तो ये देखिए हमने एक जनरल कॉन्सेप्ट और लिया है कि भाई ऋणावेशित कण और धनावेशित कणों के लिए किस तरीके से हॉल प्रभाव यहां पर होगा। माना किसी चालक में आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन अनुगमन वेग v से धारा प्रवाह के विपरीत दिशा में गति करते हैं। तो क्लियर सी चीज है कि भाई जब भी हम इलेक्ट्रॉनों की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन धारा प्रवाह के विपरीत दिशा में गति करेंगे, और अगर हम धनात्मक आवेश की बात करते हैं तो धनात्मक आवेश धारा प्रवाह की दिशा में ही गति करेंगे। तो ये हमने यहां पर कॉन्सेप्ट की बात करी। देखिए ये हमने कोई चालक लिया, यहां पर हमने बात करी कि भाई ये ऋणावेश है, ये इस तरफ गति कर रहा है, इसका मतलब यहां पर धारा प्रवाह होगी इसके विपरीत। और यहां पर देखिए ये धनावेश था, जिस दिशा में गति कर रहा है उसी दिशा में यहां पर धारा का प्रवाह होगा। तो यहां से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कार्यरत बल Fm इज इक्वल टू माइनस ई वी क्रॉस बी, और ये ई वी क्रॉस बी यहां से आप कैलकुलेट कर सकते हो बच्चों। चलिए कुछ कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं और फिर क्वेश्चंस देखते हैं। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गतिमान कण की ऊर्जा अपरिवर्तित रहती है, क्योंकि इस पर कार्यरत बल की दिशा हमेशा उसकी गति की दिशा के लंबवत होती है। तो बल और उसकी गति की दिशा परस्पर लंबवत होती है, जिससे इसकी ऊर्जा अपरिवर्तित रहती है। आवेश के विस्थापन में चुंबकीय बल के द्वारा कोई कार्य नहीं होता, जबकि विद्युतीय बल के द्वारा कार्य किया जाता है। जब भी आवेश विस्थापित होगा किसी चुंबकीय क्षेत्र में तो वहां पर चुंबकीय क्षेत्र कोई कार्य नहीं करेगा, बल्कि कार्य किया जाएगा वहां पर बच्चों विद्युत बल के द्वारा।
चुंबकीय बल वेग पर निर्भर करता है, जबकि विद्युतीय बल आवेशित कण की विराम या गति की अवस्था पर निर्भर नहीं करता। ध्यान रखिए। तो क्या मतलब हुआ, सिंपल सा लैंग्वेज, यहां से इस लैंग्वेज को मैं यूं कह सकता हूं कि भाई चुंबकीय बल तो निर्भर करेगा गतिमान आवेशों पर, लेकिन विद्युत बल चाहे गतिमान हो चाहे स्थिर हो उस पर निर्भर नहीं करेगा। यदि कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करे तो वर्तीय पथ में घूर्णन करेगा। वह बिंदु जिस पर यह कण क्षेत्र में प्रवेश करता है वर्तीय भाग की परिधि पर होता है, न कि वर्तीय पथ के केंद्र पे। तो ध्यान रखिए, हमेशा वर्तीय पथ में गति करेगा तो हमेशा वो कहां पर रहेगा, वर्तीय पथ की परिधि पर ही रहेगा। तो ये बच्चों कुछ इस तरीके से इंपॉर्टेंट, ये विचलन की बात की गई है, किस तरीके से विचलन होता है यहाँ पर इसमें। चलिए देखते हैं किस पैटर्न के क्वेश्चंस यहाँ पर बनते हैं। जैसे दे दिया कि भाई कोई इलेक्ट्रॉन है वो इतने वेग से किसी चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करता है, लंबवत गति करता है, और आपको वर्तीय पथ की त्रिज्या पूछ ली बच्चों, R = mv/qb। यहां पर बोल दिया इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश। तो विशिष्ट आवेश का मतलब होता है बच्चों, विशिष्ट आवेश हम बोलते हैं, विशिष्ट आवेश बोला जाता है, कहीं पर भी अगर आप इसको सुनो तो ये होता है Q/m। विशिष्ट आवेश होता है Q/m। तो यहां से आप इस कॉन्सेप्ट को यूज करके और न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हो। अगला क्वेश्चन क्या बोल दिया कि एक इलेक्ट्रॉन है जिसका द्रव्यमान बोल दिया, आवेश बोल दिया, और चुंबकीय क्षेत्र में बोल दिया कि भाई वर्तीय पथ में चक्कर लगा रहा है, गतिज ऊर्जा बोल दी तो त्रिज्या। बच्चों ये भी अपन ने पीछे रिलेशन पढ़ा है कि भाई K = होता है Q²B²R²/2m। यहां से आप इसकी त्रिज्या निकाल सकते हो। Q पता है, M पता है, B आपको दिया हुआ है और R आपसे पूछ लिया, गतिज ऊर्जा आपको दी हुई है। अगला है समान गतिज ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करते हैं, तो निम्न में से क्या सत्य है। तो इलेक्ट्रॉन का पथ कम वक्रता का है, ज्यादा वक्रता का है, मतलब सीधी सी चीज ये है कि भाई यहां पर आप निकाल लो त्रिज्या के साथ में इसका संबंध। त्रिज्या जिसकी ज्यादा होगी वहां से पता लग जाएगा कि भाई किसके पथ में वक्रता कम है और किसके पथ में वक्रता ज्यादा है। और त्रिज्या का पता लगेगा बच्चों यहाँ पर द्रव्यमान से। दोनों के आवेश समान होते हैं, चुंबकीय क्षेत्र समान बोल ही दिया, तो यहां पर R = होता है हमारा mv/qb। ठीक है, यहां से आप बता सकते हो। अब देखिए, अच्छा ऊर्जा के पदों में दिया, ऊर्जा के पदों में दिया है तो बच्चों आप बोल सकते हो K = Q²B²R²/2m। ये भी चीज अपने को ध्यान रखनी है कि दिया किसके रेस्पेक्ट में आपको निकालना है। ये गतिज ऊर्जा समान है, चलिए K कांस्टेंट हो गया, Q कांस्टेंट हो गया, B कांस्टेंट हो गया। अब यहाँ पर R और M बचा है यहाँ पर, मतलब अब मैं इसको ये कह सकता हूं कि R² समानुपाती हो गया M के, या R समानुपाती हो गया √m के। तो जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा बच्चों उसकी त्रिज्या ज्यादा होगी, और त्रिज्या ज्यादा होने का मतलब हो गया वक्रता होगी कम। सिंपल सा, वक्रता जो है वो त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती होती है, बस ये चीज ध्यान रखिए। तो देखिए आप यहां से क्या कह सकते हो, ये वक्रता जो है वो द्रव्यमान के भी व्युत्क्रमानुपाती होगी, द्रव्यमान के रूट के। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कम इसलिए उसकी वक्रता ज्यादा, और प्रोटॉन का द्रव्यमान ज्यादा इसलिए उसकी वक्रता कम। ऐसा कोई ऑप्शन होगा बच्चों वही करेक्ट हो जाएगा। पहले में बोल दिया इलेक्ट्रॉन का पथ कम वक्रता का है, नहीं, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कम होता है इसलिए वक्रता ज्यादा होगी, गलत हो गया। इलेक्ट्रॉन का पथ कम प्रोटॉन का पथ कम वक्रता का है, बिल्कुल सही, क्योंकि प्रोटॉन का द्रव्यमान ज्यादा है इसलिए वक्रता उसकी कम होगी। तो ये लॉजिकल क्वेश्चन है बच्चों। नेक्स्ट देखिए, एक इलेक्ट्रॉन धनात्मक एक्स एक्सिस की दिशा में गतिमान है। ये लो साहब, इलेक्ट्रॉन है ये इस दिशा में गतिमान है, इसे एक्स वाई तल में वामावर्त वर्तीय पथ पर घुमाने के लिए आवश्यक चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो अब चुंबकीय क्षेत्र बताना है आपको, किस दिशा में घुमाना है इसको, वामावर्त दिशा में, मतलब ये इसकी गति होनी चाहिए कुछ इस तरीके से वर्तीय पथ में। तो ये तो हो गया V। अब आपको बताना है कि चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में होगा। तो बच्चों यहाँ पर आप फ्लेमिंग का नियम देख सकते हो, जैसे यहाँ पर ये मैंने डायग्राम की हेल्प से इसको बताया कि भाई इस तरीके से +x में चल रहा था और अब ये घूम गया एक्स वाई तल में वामावर्त दिशा में। तो इलेक्ट्रॉन के एक्स वाई तल में गति के लिए आवश्यक है कि इस पर जो बल है वो वाई एक्स के अनुदिश लगे, वाई की तरफ बल लगेगा तभी तो ये वामावर्त दिशा में घूमेगा। अगर बल लगेगा इसमें -y की तरफ तब तो ये चलेगा कौन सी दिशा में, क्लॉकवाइज, मतलब दक्षिणावर्त दिशा में। तो बच्चों यहाँ पर दो चीजें आपको मिल चुकी हैं कि ये तो हो गया इसके वेग की दिशा, और बल हो गया बच्चों यहाँ पर y दिशा में। तो अब आप यहां से बता सकते हो इस वाले कॉन्सेप्ट से आपका चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में होगा। तो बच्चों यहां पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी धनात्मक z एक्सिस, ये हो गई यहां पर इस दिशा में। कैसे निकाला ये,
बच्चों यहाँ पर आप दो तरीके से कैलकुलेशन इसकी कर सकते हो, या तो आप ले लो फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से देखिए चुंबकीय क्षेत्र आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है। चलिए आप अपने जब दोनों स्थितियों को आप एडजस्ट कर लीजिए। जो आपको दिया हुआ है वेग आपको दिया है एक्स दिशा में, तो एक्स दिशा में ले लिया, और यहाँ पर अंगूठा मैंने ले लिया यहाँ पर किसकी दिशा में, बल की दिशा में। तो मेरी उंगली जा रही है यहाँ पर तल के अंदर की ओर, तल के अंदर की ओर मतलब ये हो गया माइनस जेड। लेकिन माइनस जेड तो ये होता जब प्लस क्यू आवेश होता। यहां पर हमें बोला गया है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन होता है ऋणावेशित, तो इसकी गति होगी प्लस के ठीक विपरीत, मतलब प्लस जेड दिशा में, प्लस जेड दिशा में। तो अगर ये धनावेश होता बच्चों तब तो इसकी दिशा क्या निकल के आती, माइनस जेड, मतलब माइनस जेड दिशा में गति करता। लेकिन हमें बोला है इलेक्ट्रॉन, तो ये गति करेगा बच्चों प्लस जेड में। यहां से आप बता सकते हो इसको। ऐसे ही बच्चों अगला क्वेश्चन है, इतने कूलाम का आवेशित कण है, एक्स एक्सिस के अनुदिश गति कर रहा है, चुंबकीय क्षेत्र बी वाई दिशा के अनुदिश है, विद्युत क्षेत्र बोल दिया आपको ऋणात्मक जेड दिशा में, तो आवेशित कण एक्स एक्सिस दिशा में ही गति करता है, तो बी का परिमाण बताना है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट हो गया यहाँ पर कि भाई चुंबकीय बल और विद्युत बल परस्पर विपरीत हो गए, तो V इज इक्वल टू हो गया बच्चों E/B। यहां से निकालना है, यहां से आप बच्चों इसकी कैलकुलेशन कर सकते हो। ऐसे ही नेक्स्ट, किसी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर है, किसी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र बोल दिया बच्चों ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, एक इलेक्ट्रॉन क्षैतिज रूप से आपकी ओर गतिमान है। यह इलेक्ट्रॉन इस चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करेगा तब ऊपर से देखने पर यह वर्तीय मार्ग में गति करता हुआ दिखेगा। तो आपको यहां पर बताना है कि भाई कैसे निकलेगा ये। तो बच्चों क्या बोल दिया, चुंबकीय क्षेत्र तो है ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, ये तो हो गया चुंबकीय क्षेत्र, और एक इलेक्ट्रॉन क्षैतिज रूप से आपकी ओर गति कर रहा है। मान लो कि भाई आप हो इस तरफ, ये वेग हो गया इसका इस तरफ। जब ये इलेक्ट्रॉन इस चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करेगा तब ऊपर से देखने पर ये वर्तीय पथ में गति करता हुआ, देखिए लंबवत प्रवेश कर रहा है तो सीधी सी बात है वर्तीय पथ इसका होगा। तो अब इसकी दिशा वर्तीय पथ में किस तरफ चलेगा, ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कौन सी दिशा में चलेगा ये। तो बच्चों इसके लिए आप बता सकते हो कि बल कौन सी दिशा में लगेगा, आप यहां से निकाल सकते हो फिर से फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम। तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र है लंबवत नीचे की ओर, तो ये मैंने तर्जनी को नीचे की ओर कर दी, और बल की वेग की दिशा है यहाँ पर v, तो ये वेग की दिशा कर दी। देखिए बच्चों यहाँ पर ये तो हो गया वेग, ये हो गया चुंबकीय क्षेत्र, तो अंगूठा किस तरफ गया, अंदर की ओर, मतलब माइनस जेड, माइनस जेड अंदर की ओर, अंदर की ओर का मतलब हो गया यहाँ पर माइनस जेड की ओर। तो माइनस जेड, तो इसका मतलब इस पे बल किस तरफ लगेगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो बच्चों इस पे बल लग जाएगा क्षैतिज दिशा में दक्षिणावर्त। अच्छा इलेक्ट्रॉन है, चलिए सॉरी, यहां पर देखिए बच्चों अगर धनावेशित होता तो अंदर की ओर, ऋणावेशित है, ऋणावेशित है तो ये लग गया इस पे प्लस जेड दिशा में। ध्यान रखिए प्लस जेड दिशा में, क्यों, क्योंकि ये ऋणावेशित है। तो प्लस जेड दिशा में यहां पर इस पे लग गया बल, तो प्लस जेड दिशा में बल लगा तो किस तरफ घुमाएगा इसको, ये इस दिशा में, तो ये घुमाएगा इसको क्षैतिज दक्षिणावर्त। तो बच्चों ये हो गया यहां पर सिंपल सा कॉन्सेप्ट इसका। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों अपन बात करेंगे इसमें कि किस तरीके से धारावाही चालकों पर बल लगते हैं और क्या इसका कॉन्सेप्ट होता है, धारामापी की अपन बात करेंगे इस लेक्चर में। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू बच्चों, मिलेंगे नए लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, थैंक यू।